अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 16 को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको वेलकम करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल सेल्स, जो कि एक येलो बॉक्स की शक्ल में लिखा हुआ है, और एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन के टॉपिक तक पढ़ चुके हैं। और इससे प्रीवियस में हमने सारा मसल्स के स्ट्रक्चर्स वगैरह और उनकी किस तरह वो मूव करते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं कुछ मसल्स से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी सेकेंड ईयर की बुक के पेज नंबर 42 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ये 4 टर्म्स को डिस्कस किया गया है, चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कुछ ना कुछ इनमें से एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ ही पूछे जाते हैं, तो उस हवाले से और एंट्री टेस्ट के टॉपिक्स में भी ये इंक्लूडेड है। तो पहला टॉपिक इसमें आता है मसल फटीग का। तो डियर स्टूडेंट्स, मसल फटीग का मतलब है फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल के फिजियोलॉजिकली कॉन्ट्रैक्ट करने की इनएबिलिटी को कहा जाता है मसल फटीग। अब मसल फटीग क्यों होते हैं, इसकी कुछ रीज़न्स में से जो मेन रीज़न है, नंबर 1 इसकी रीज़न होगी एनर्जी डेफिशिएंसी, एटीपी डेफिशिएंसी, एटीपी की कमी। अगर सेल किसी वजह से एटीपी से डेफिशिएंट हो जाते हैं तो मसल्स कैन फटीग। अब उसकी क्या वजह बनेगी, देखें, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ, इनिशियली तो उसमें स्टोर्ड एटीपी होंगे। उसके बाद अगर वो एटीपी कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको एटीपी फराहम करने के लिए केराटिनिन फॉस्फेट मौजूद होगा। फिर उसको एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए एटीपी मिल सकते हैं, फिर उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए एटीपी मिल सकते हैं। यानी जब कोई मसल प्रोलॉन्ग एक्टिविटी में चलना शुरू हो जाता है तो उसके पास स्टोर्ड एटीपी कम हो जाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलते हैं, क्रेटिनिन फॉस्फेट से मिलते हैं, अल्टीमेटली वो एनारोबिक पर आ जाता है। और एनारोबिक में क्योंकि नंबर ऑफ़ एटीपी कम बनते हैं, वो उतने नहीं हो सकते जितनी उसकी सेल की ज़रूरत है, मसल्स की ज़रूरत है, तो मसल्स फिर प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। तो एटीपी की कमी होना एक मसल फटीग की वजह बन सकता है। इसके बाद फिर जब मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन पर जाते हैं किसी प्रोलॉन्ग स्ट्रेनोस एक्टिविटी के नतीजे में, तो मसल्स में लैक्टिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। ये भी एक वजह बन सकती है मसल फटीग की। और लैक्टिक एसिड क्योंकि एसिड्स है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में एसिड्स की जो पीएच है वो कम होती है, तो पीएच ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से मसल्स में मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हेड एक, बैक एक होता है, कमर दर्द, हेड एक, सिर दर्द, इसी तरह मसल एक, मसल्स में दर्द स्टार्ट हो जाएगी पीएच के कम होने और लैक्टिक एसिड के बढ़ने की वजह से। अब डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो एक मसल फटीग का कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई मसल्स बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, स्ट्रेनोस एक्टिविटी करते हैं तो उसमें एटीपी कम हो सकता है, लैक्टिक एसिड बढ़ सकता है, पीएच उसमें ड्रॉप हो सकती है। अब ऐसा क्या होता है कि हम कहते हैं ये मसल फटीग हो गए हैं? एटीपी की वजह से क्रॉस ब्रिज, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एक्टिन और मायोसिन के जुड़ने को कहते हैं। और क्रॉस ब्रिजेस आर अनएबल टू डीटैच। क्रॉस ब्रिजेस अलहदा नहीं होना चाहते। क्रॉस ब्रिज जुड़ तो गए हैं, स्टिमुलस आया, कॉन्ट्रैक्ट, मगर वो अलहदा नहीं हो पा रहे। वाई? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी। क्योंकि आपको पता है क्रॉस ब्रिजेस को अलहदा करने के लिए, मसल्स को दोबारा उसकी नॉर्मल स्टेट पर लाने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से क्या होगा, क्रॉस ब्रिजेस आर अनएबल टू डिटैच, और ये कंडीशन किसकी वजह से है? एटीपी की कमी की वजह से है। यानी क्रॉस ब्रिज प्रोलॉन्ग जो है ना वो अटैच रहेंगे। इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है कॉन्ट्रैक्चर्स। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब होता है प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, या स्पाज्म भी कहते हैं कि क्रॉस ब्रिज अटैच हो गए हैं, वो अटैच ही हैं,
अलहदा नहीं हो रहे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मसल फटीग। तो अब डियर स्टूडेंट, इस तरह के MCQ के फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, ATP की कमी की वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड के बढ़ने से क्या होगा, अगर मसल्स की pH ड्रॉप हो रही है तो मसल्स में क्या चीज़ बढ़ रही है, लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है, इसमें पेन स्टार्ट हो गई है, या क्रॉस ब्रिजेस किसकी वजह से अलहदा नहीं होते, ATP की कमी। तो ये इसके हवाले से बनने वाले छोटे छोटे MCQs के पॉइंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर या कोई प्रॉब्लम जो मसल्स में अराइज हो सकता है, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं टेटिनी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं मसल से रिलेटेड, वो है टेटिनी। टेटिनी इज कॉज्ड बाय हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, और कैल्सीमिया का मतलब होता है लेवल ऑफ कैल्शियम। तो टेटनी इज कॉज्ड बाय लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। अब यूजुअली लेवल ऑफ कैल्शियम जो ब्लड में कंट्रोल किया जाता है वो इन दो हार्मोन्स की वजह से किया जाता है। एक का नाम है कैल्सिटोनिन, जो अगले चैप्टर में आ जाकर भी आप पढ़ लेंगे। कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, और दूसरा हार्मोन है उसको PTH बोलते हैं। PTH का फुल नेम भी लिख देते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को ज़्यादा करता है। अब इसको कैसे करता है इस डिटेल में फ़िलहाल हम नहीं जा रहे। नॉर्मली अगर ब्लड का कैल्शियम लेवल नॉर्मल मेंटेन रहता है तो इसका मतलब होता है कि अगर कम हो रहा है तो पैराथायरॉयड हार्मोन इसको बढ़ा देता है, अगर बढ़ रहा है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन इसको कम कर देता है, वो नॉर्मल लिमिट्स में रहता है। अगर इनके किसी मेटाबॉलिक फेलियर की वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो इसके नतीजे में जो प्रॉब्लम अराइज होगी इसको हम नाम देंगे टेटनी का। और टेटनी की में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये ओवर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन अननेसेसरीली एक्साइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स जो हैं वो अगेन एंड अगेन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो मसल्स की जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाती है। तो ख़ुद ब खुद से ओवर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स इसमें होती है। और असल में ये आपको अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि जब कोई मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स लेकर आता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब वो नर्व इम्पल्स क्या होती है, वो आयंस की मूवमेंट की वजह से एक माइनर सा इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। तो आपने देखा क्योंकि इसमें हाइपोकैल्सीमिया हुआ है, कैल्शियम का लेवल कम हुआ है, इसका मतलब है सारा बॉडी का आयोनिक बैलेंस जो है वो चेंज हो गया। ये आयोनिक बैलेंस चेंज होने की वजह से न्यूरॉन नर्व इम्पल्स भेजते रहेंगे अगेन एंड अगेन मसल्स तक, हालांकि उन मसल्स की मूवमेंट की कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ओवर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन की वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी विदाउट एनी सेंस वो मसल्स रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, और इसमें ट्विचेस होंगे, झटके लगेंगे, कपकपाहट होगी, कन्वल्शंस होगी। और अगर ये हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स तक चला जाता है, लेरेंक्स वगैरह में ये पैदा हो जाता है, लेरेंक्स में या फेरेंक्स में, तो इसके नतीजे में क्या होगा, रेस्पिरेशन रुक जाएगी, यानी कि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस पैदा हो जाएगा, और जो कि सीवियर हो सकता है, यानी कि डेथ का बाइस भी बन सकता है। तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड से टेटनी होती है। इसमें ओवर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन होती है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है, इसमें मसल्स में झटके लगते हैं, ट्विचेस, कन्वल्शंस होती हैं। और अगर ये प्रोग्रेसिवली लेरेंक्स फेरेंक्स यानी रेस्पिरेटरी मसल्स तक पहुंच जाए तो सांस रुकने की वजह से, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि टेटनी एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, इन्फेक्शियस नहीं है, जो कि किसी वजह से कैल्शियम के कम होने की वजह से होती है। इससे मिलता जुलती एक टर्म है टेटनस। टेटनी
अभी हमने डिस्कस किया और चीज़ है, टेटनस और चीज़ है। टेटनस इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जिस बैक्टीरिया से ये होता है इसको कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। जो क्लोस्ट्रीडियम जीनस के बैक्टीरिया होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, यानी सॉइल में, मिट्टी में, कहीं जहां ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। अगर ये किसी ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो ये अपने स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर जब ये किसी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो वहां पर फिर से फ्लरिश होकर ये वेजिटेटिव सेल्स या बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ये वो बैक्टीरिया है जो कि टेटनस की डिजीज़ कॉज करता है। ये एक एन एरोबिक बैक्टीरिया, यानी ये अच्छी तरह फ्लरिश वहाँ करेगा जहाँ एनवायरनमेंट एन एरोबिक होगा, मगर जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी वहाँ पर ये क्या बन जाएगा, स्पोर्स बन जाएगा। अब ये ह्यूमन बॉडी तक कैसे पहुँचता है? ह्यूमन बॉडी तक आम तौर पर पहुँचते हैं इसके स्पोर्स, और वो किसी कट वुंड या इंजरी से पहुँचते हैं, जैसा किसी का रोड पर एक्सीडेंट हुआ या और कहीं से भी कोई स्किन डैमेज हो गई, इंजरी होगी, कट, अगर उस सरफेस पे जहाँ से ये इंजरी हुई है क्लोस्ट्रीडियम के स्पोर्स मौजूद हैं तो वो स्पोर्स आपकी वुंडेड साइट में दाखिल होंगे। वो जो वुंडेड साइट होती है ना, हाईली एनारोबिक होती है, क्योंकि उस वक्त उसमें ब्लड सप्लाई लॉस हो चुकी होती है। तो जैसे ही उनको स्पोर्स को ये एनारोबिक कंडीशन मिलेंगी, ये स्पोर्स यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और ये वेजिटेटिव सेल्स में चेंज हो जाएंगे, और वो वेजिटेटिव सेल्स बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पैदा कर देंगे। अब ये टॉक्सिन्स बॉडी में जाकर क्या करते हैं, इसकी जो सबसे मेजर जो इसकी सिम्टम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की, वो है जॉ लॉक। इसमें आपको पता है कि हमारे जो लोअर जॉ है, मैंडिबल जिसे कहते हैं, वो ये एक बोन है जो मूव करती है पूरी स्कल में, तो ये स्टिफनेस हो जाएगी, जॉज की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और ये स्टिफनेस बढ़ते बढ़ते नेक के मसल्स और रेस्पिरेटरी मसल्स तक चली जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो इसके नतीजे में इसकी डेथ भी वाक़या हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी का जीनस का एक और बैक्टीरिया आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग, जो सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, जिसको बोलते हैं बोचुलिज्म। उसका भी नेम यही है, क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम। तो वो भी इसी जीनस से बिलोंग करता है, वो भी इसी तरह मस्कुलर पैरालिसिस कॉज करता है। ये येलो बॉक्स में इसके बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है, इधर एक MCQ का पॉइंट है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू टेटनस इज़ 40% मोर्टेलिटी रेट है इन डेवलपिंग कंट्रीज़। और आपने ये सुना हुआ है कि जब किसी का रोड वगैरह पर एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं कि आप ATS का इंजेक्शन लगवाएं। अब ये ATS क्या होता है? ये एंटी टेटनस सीरम होता है, ऐसा सीरम जिसके अंदर टेटनस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं। सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं एंटी सीरम। तो ये ATS, एंटी टेटनस सीरम, तो ये एंटीबॉडीज़ इसमें किसके अगेंस्ट होती हैं? टेटनस के। और ये बॉडी में कौन सी इम्यूनिटी डेवलप करवाएगा? पैसिव इम्यूनिटी, यानी इसका असर एक थोड़े वक्त तक रहेगा, उसके बाद ये असर जो होगा इसका ख़त्म हो जाएगा। तो ATS के ज़रिए इससे इसके जो सीवियर इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्थ डिसऑर्डर है इसके हवाले से, उसको हम कहते हैं क्रैम्प। फोर्थ डिसऑर्डर जो इसके हवाले से है वो है क्रैम्प का। क्रैम्प यूजुअली होता है हमारे उन मसल्स का जो कि स्ट्रेनोसली फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसको कहा जाता है टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल्स। टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल्स, इसको कहा जाता है क्रैम्प। अब क्रैम्प यूजुअली किस वजह से होता है? पानी की कमी की वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो गई बॉडी के अंदर, पानी की शदीद कमी हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो गया,
इलेक्ट्रोलाइट में जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इनका इम्बैलेंस बॉडी के अंदर क्रिएट हो गया, इसकी वजह से हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड की इरिटेशन की वजह से हो सकता है, स्पाइनल प्रॉब्लम की वजह से। इसके अलावा ग्लूकोज की कमी की वजह से भी पैदा हो सकते हैं, क्रैम्प पैदा हो सकते हैं। तो इसकी क्रैम्प की कॉजेज़ में है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होगा, यानी सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम इनकी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो गया, इनमें से कोई आयन कम हो गया। स्पाइनल कॉर्ड की इरिटेशन की वजह से हो सकता है, और ग्लूकोज की हाइपोग्लाइसीमिया, ये इसकी बड़ी बड़ी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। और ये यूजुअली होता है एथलीट्स में क्रैम्प होते हैं, या ये होता है आफ्टर एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज के नतीजे में क्या होता है, स्वेटिंग होती है, पानी की कमी हो जाती है, पानी के साथ साथ बहुत सारे आयंस, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से लॉस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इसकी वजह बनती हैं, और इट मे लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड टू मैनी आवर्स। इसलिए जैसे ही कोई क्रैम्प किसी को फील होता है, उसको फ़ौरन इमीडिएटली रेस्ट करना चाहिए, और स्ट्रेच सबसे बेस्ट रिलीफ, जल्दी इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करते हैं क्रैम्प से। तो स्ट्रेच करें मसल्स को और रेस्ट करें, उससे क्या होगा, क्रैम्प जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मगर अगर क्रैम्प होने के बावजूद अगर आप उस मसल्स को यूज़ करने की एक्सरसाइज, या कोई अगर आप एथलीट हैं तो खेलने की कोशिश करेंगे, तो ये मसल्स की टीयर या किसी इंजरी का बाइस बन जाएगा, जो कि फिर ज़्यादा वक्त तक प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मसल्स के हवाले से 4 प्रॉब्लम्स थे जो हमने डिस्कस करने थे, जिसमें फिजियोलॉजिकल इनेबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं मसल फटीग, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड कॉज करता है टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एन एरोबिक बैक्टीरिया, इसके स्पोर्ट से पैदा होने वाले टॉक्सिन्स बॉडी में कॉज करते हैं टेटनस, और टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटायर। अब टेटनिक क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि टेटनी होती है इलेक्ट्रोलाइट की कमी, कैल्शियम भी एक इलेक्ट्रोलाइट ही है, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से हो सकता है, बट ये चंद मसल सेल्स या फाइबर्स में नहीं होगा, एंटायर मसल में होगा। जैसे कि हिप के मसल्स, थाइस के मसल, पूरे का पूरा मसल ही वो जो होगा ना, रिजिड हो जाएगा, टॉट मतलब सख्त हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, और उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगी मूवमेंट करने पे। इस कंडीशन को हम नाम देंगे क्रैम्प का। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये मसल्स के हवाले से जो 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने थे वो हमने मुकम्मल किए। इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंटागोनास्टिक मूवमेंट्स का, कि मसल्स का पेयर किस तरह से एंटागोनास्टिकली अरेंज होता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बता दें कि मसल्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मसल्स के पार्ट्स में 3 मसल्स के बेसिकली पार्ट होते हैं। मसल्स का जो थिक सेंट्रल पार्ट होता है, इसको हम नाम देते हैं बेली का। जो सेंट्रल थिक पार्ट ऑफ द मसल इज़ नोन एज बेली, और इसके एक पार्ट को कहा जाता है ओरिजिन, और दूसरे पार्ट को इसके कहा जाता है इंसर्शन। अब ओरिजिन मसल के उस एंड को बोलते हैं जो इमूवेबल बोन पर होता है, यानी ये याद रख लें कि जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके 2 एंड्स हैं, एक ओरिजिन और एक इंसर्शन। जिस एंड पर उसका ओरिजिन होगा, यानी जिस बोन के ऊपर मसल का ओरिजिन होगा, मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से वो बोन मूव नहीं करेगी। जिस एंड पर जिस बोन पर मसल का इंसर्शन होगा वो मूवेबल होगा, वो एंड मूवेबल होगा, और वो बोन मूव करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम ले लेते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल, बाइसेप का ओरिजिन है स्कैपुला पर, तो जब बाइसेप का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्कैपुला को मूव नहीं करना, क्योंकि वो ओरिजिन है। और बाइसेप का इंसर्शन है रेडियस पर। अगर ये हम मसल का नाम क्या ले लें, बाइसेप, तो इसका ओरिजिन है स्कैपुला पर और इसका इंसर्शन है रेडियस पर। तो जब ये बाइसेप का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रेडियस में मूवमेंट होगी, स्कैपुला में मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि बाइसेप का ओरिजिन है स्कैपुला पर और बाइसेप का इंसर्शन है रेडियस पर। अब मसल्स के जो एंड्स हैं, इनको एक कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए ये कवर्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं टेंडन्स। ये भी टेंडन। कुछ मसल ऑल्दो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बोन्स के साथ जुड़े होते हैं, बट मोस्टली मसल्स जो हैं या लार्ज जो यूज़ के मसल्स हैं वो टेंडन्स के ज़रिए बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर टेंडन के ज़रिए
अब टेंडन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली प्रॉपर्टी ये है कि टेंडन किसका नाम है? कनेक्टिव टिश्यू का नाम है। टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इसका काम क्या है? टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है। नंबर 2, ये मसल्स और बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। और नंबर 3, ये इनइलास्टिक है, इसमें कोई लचक नहीं है। तो टेंडन्स आर दोज कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट द मसल्स विद द बोन्स एंड दे आर इनइलास्टिक इन नेचर। बेसिकली जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये किसको पुल करेगा? टेंडन को पुल करेगा। टेंडन आगे किसके साथ कनेक्टेड है? टेंडन आगे कनेक्टेड है बोन के साथ। तो मसल्स पुल किसको करेंगे? टेंडन्स को। और टेंडन्स किसके ऊपर इंसर्टेड है? बोन्स के ऊपर, जो कि फिर बोन्स की मूवमेंट का बाइस बनेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें आप, अगर ये टेंडन्स इलास्टिक होते तो मसल्स ने किसको? बोन को पुल नहीं किया, मसल्स ने पुल किया टेंडन को, तो टेंडन ही पुल हो जाता। जब मसल्स पुल कर रहे हैं टेंडन को तो टेंडन इनइलास्टिक है, तो वो सारी की सारी फोर्स किस तक जा रही है? बोन्स तक, जिसकी वजह से बोन्स में मूवमेंट पैदा हो रही है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो ये बात अब आपको समझ आ गई कि ओरिजिन इंसर्शन, ये भी यहाँ का शॉर्ट क्वेश्चन है। The end of muscle attached to the movable bone is known as insertion and the end of muscle attached to the immovable bone is known as origin, and the central thick part of the muscle between origin and insertion is known as belly। तो एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद टेंडन के साथ एक और टर्म डिस्कस की जाती है, वो है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स और टेंडन्स में क्या फ़र्क होगा? लिगामेंट्स डियर स्टूडेंट्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही हैं, मगर ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बोन और बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये जो लिगामेंट्स जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये होते हैं इलास्टिक इन नेचर। अब जैसे ये एल्बो जॉइंट है, यहाँ पे रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस 3 बोन्स हैं। ये बोन्स आपस में लिगामेंट्स के ज़रिए जुड़ी हुई हैं, मगर ये जॉइंट मूव भी करते हैं, कभी ये ज़्यादा मूव करते हैं, कभी ये कम मूव करते हैं। तो जॉइंट्स की मूवमेंट की वजह से ये इलास्टिक हैं, यानी जॉइंट्स पे अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा दबाव भी आ जाए तो मूवमेंट के नतीजे में वो बोन्स अपनी नॉर्मल जगह पर रहती हैं। जबकि इसके मुकाबले में लिगामेंट्स क्या हैं? लिगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो कि मसल्स प्लस बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और वो इनइलास्टिक हैं। तो सॉरी, ये हेडिंग्स होगी टेंडन्स की, टेंडन्स सॉरी। तो लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं, इलास्टिक, एंड टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू जो मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं और इनइलास्टिक इन नेचर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो एग्ज़ाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं वो एल्बो जॉइंट की है। तो इसकी ये जो एल्बो जॉइंट की मूवमेंट है, इसको कुछ नाम यहाँ पर दिए जाते हैं। इस तरह स्ट्रेटनिंग ऑफ द आर्म, बाजू के सीधे हो जाने को कहा जाता है एक्सटेंशन, और इसके बेंड होने को कहा जाता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ आर्म एट एल्बो जॉइंट इज़ नोन एज फ्लेक्शन। और जो मसल ये काम करवा रहा है, इस मसल को कहा जाता है फ्लेक्सर मसल। तो बेंडिंग ऑफ आर्म एट एल्बो जॉइंट इज नोन एज फ्लेक्शन एंड द मसल विच इज कॉजिंग दिस फ्लेक्शन इज नोन एज फ्लेक्सर मसल। यहाँ पर 3 मसल्स हैं। पहले नंबर पर जो मसल है इसका नाम है बाइसेप ब्रेकाई। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो मसल है इसको कहा जाता है ब्रेकियालिस, और तीसरे नंबर पर जो मसल है इसको कहा जाता है ब्रेकियो रेडियलिस। तो ये 3 मसल्स
तीनों के तीनों कौन से मसल्स हैं? फ्लेक्सर मसल्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इनके ओरिजिन इंसर्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकियालस और ब्रेकियोरेडियालस मसल, इनके ओरिजिन इंसर्शन कहाँ होते हैं? ओरिजिन आपको पता है मसल के उस एंड को बोलते हैं जो इमूवेबल बोन पर होता है, और इंसर्शन मसल के उस एंड को बोलते हैं जो कि मूवेबल बोन पर होता है। तो बाइसेप ब्रेकाई का ओरिजिन होता है स्कैपुला पर। ब्रेकियालस जो कि एक छोटा मसल है, इसका ओरिजिन होता है अपर एंड ऑफ ह्यूमरस पर, और ब्रेकियोरेडियालस मसल का ओरिजिन भी होता है अपर एंड ऑफ ह्यूमरस पर। अब इनके इंसर्शन की बात करें तो बाइसेप ब्रेकाई का इंसर्शन होगा रेडियस पर, ब्रेकियालस का इंसर्शन होता है अल्ना पर, ब्रेकियोरेडियालस का इंसर्शन भी होता है रेडियस पर। अब ये तीन मसल्स हैं जो कि बेंडिंग ऑफ आर्म एट एल्बो जॉइंट करते हैं, एंड बेंडिंग ऑफ आर्म एट एल्बो जॉइंट को कहते हैं फ्लेक्शन, और इस फ्लेक्शन कॉज करने वाले मसल्स को बोलते हैं फ्लेक्सर। बाइसेप ब्रेकाई फ्लेक्सर है, ब्रेकियालस फ्लेक्सर है, ब्रेकियोरेडियालस फ्लेक्सर है। तो अब डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये बेंडिंग ऑफ आर्म को हम कहते हैं फ्लेक्शन, और ये कॉज करने वाले मसल्स को कहते हैं फ्लेक्सर मसल। जो स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म कॉज करते हैं, यानी जो फ्लेक्शन को ख़त्म करते हैं, स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म एट एल्बो जॉइंट को कहा जाता है एक्सटेंशन, और जो एक्सटेंशन कॉज करते हैं इन मसल्स को कहा जाता है एक्सटेंसर मसल्स। और इसकी एग्जांपल कौन सा मसल है? ट्राइसेप। ट्राइसेप के ओरिजिन पर 3 हेड्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राइसेप कहते हैं। बाइसेप के ओरिजिन पर 2 हेड्स होते हैं, इसलिए इसको बाइसेप कहते हैं। यहाँ पर आप देखें कि फ्लेक्शन बेंडिंग ऑफ आर्म का नाम है और एक्सटेंशन स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म का नाम है। बाइसेप जो कि मेजर मसल है फ्लेक्सर, ये रिवर्स करता है ट्राइसेप के इफेक्ट को, और ट्राइसेप रिवर्स करता है बाइसेप के इफेक्ट को। यानी जिसने बेंडिंग ऑफ आर्म की वो बाइसेप है फ्लेक्शन, जिसने स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म की वो ट्राइसेप। तो ट्राइसेप ने बाइसेप के इफेक्ट को रिवर्स किया और बाइसेप ने ट्राइसेप के इफेक्ट को रिवर्स किया। इसका मतलब है ये मसल्स एक दूसरे के इन्वर्स काम कर रहे हैं, एंटागोनास्टिक काम कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनकी तादाद, ये भी एक MCQ का पार्ट है, आपने याद रखना है। 650 मसल्स ह्यूमन बॉडी में हैं। 650 पेयर नहीं है, 650 हैं, और ये 650 मसल मोस्टली पेयर्स की फॉर्म में है, यानी एक मसल दूसरे मसल के इफेक्ट को रिवर्स करता है। तो इस तरह की मूवमेंट जिसमें एक मसल दूसरे मसल के इफेक्ट को इन्वर्स करता है, इसको हम कहते हैं एंटागोनास्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पर ट्राइसेप और बाइसेप जो हैं वो एक एंटागोनास्टिक पेयर के तौर पे काम कर रहे हैं। बेंडिंग ऑफ आर्म करने वाला बाइसेप है, इसको रिवर्स करने वाला ट्राइसेप जो कि स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म करेगा। इसी तरह स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म को ख़त्म करने वाला फिर बाइसेप है। तो बाइसेप ट्राइसेप एक दूसरे के एंटागोनास्टिक यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में से जो मेन चीज़ें हमने डिस्कस की वो ये हैं। लिगामेंट टेंडन्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरिजिन इंसर्शन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसमें ये 3 मसल्स जो कि बेंडिंग ऑफ आर्म करते हैं फ्लेक्शन, फ्लेक्सर मसल कौन कौन से हैं? बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकियालस और ब्रेकियोरेडियालस। और इनका जो एंटागोनिस्ट है, इनके जो अपोजिट काम करता है, वो ट्राइसेप का मसल है। और एल्बो जॉइंट एक एग्जांपल है एंटागोनास्टिक मूवमेंट की। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट हमने मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर और एंटागोनास्टिक मूवमेंट को डिस्कस किया है। आपने नोट्स से इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।